ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। चुनाव के नतीजों से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपने निजी फायदे के लिए जाति से जाति को लड़ा रही है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐतिहासिक भ्रष्टाचार भी बताया। अखिलेश यादव ने महिला खिलाड़ियों को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि देश का मान बढ़ाने वाले महिला खिलाड़ियों को बीजेपी ने अपने मंत्रियों से अपशब्द भी कहलवाए। बता दें कि आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सपा मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैलाकर अपना निजी स्वार्थ साधती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से वैमनस्यता लोगों के बीच बढ़ी है वह सिर्फ बीजेपी इसकी जिम्मेदार है। अखिलेश ने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड के सहारे बीजेपी ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर में जिस तरह से आदिवासी और पिछड़ों पर अत्याचार हुआ इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न हुआ और उसके बाद उनके बारे में मंत्रियों से अपशब्द भी कहलवाए, जो काफ़ी चिंतनीय है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही दूध की बढ़ी कीमतें, कौन सी कंपनी ने बढ़ाए दाम, बता रहे हमारे संवाददाता आसिफ बेग। चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार अब आम जनता को झेलनी पड़ेगी। एक तरफ जहां NHI ने 5% टोल टैक्स बढ़ा दिया, वहीं अमूल के दामों में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि अब घरेलू सिलेंडर और पेट्रोल के दामों में भी उछाल आ सकता है। ऐसे में कहीं न कहीं आम जनता की परेशानी बढ़ने वाली है। बता दें कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अमूल ने अपने दूध के दाम 2 रुपए पर किलो बढ़ा दिया है। ऐसे में अब आम जनता को अमूल का दूध 66 रुपए में मिलेगा। वहीं अगर बात करें टोल टैक्स की, तो टोल टैक्स की बात बढ़ा दिया गया है। यह सब चुनाव खत्म होने के बाद भी किया गया है। ऐसे में कहीं न कहीं अब आम जन को टोल टैक्स और अमूल दूध खरीदने में अपनी जेबें ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। और कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाएंगे। ऐसे में अगर घरेलू गैस और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती है तो कहीं न कहीं ट्रांसपोर्टिंग और भी महंगी होगी। ऐसे में सब्जियों और दाल के दाम में भी उछाल आ सकता है। फिलहाल अब जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती दिख रही है, ऐसे में जनता कितनी परेशान होगी यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी फैज के साथ आसिफ। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। क्यों झेलनी पड़ेगी महंगाई की मार, बता रहे हैं संवाददाता बलजीत सरना। 2024 के चुनाव खत्म होते सारी एक बार फिर जो लोगों को महंगाई का सामना करने पड़ेगा। बात करें टोल प्लाजा की, तो टोल प्लाजा में जो कि फास्टैग है, जो जिसमें 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है केंद्र सरकार की तरफ। वहीं बात करें तो अमूल दूध की, तो उसमें भी 2 रुपये की बढ़ोतरी की। तो वेरका की बात करें तो वेरका दूध ने भी 2 रुपये की। इस टाइम हम मौजूद है पटियाला के त्रेड़ी जट्टा टोल प्लाजा में, जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा दें टोल प्लाजा के, जो कि यहाँ एक राजपुरा से पटियाला चंडीगढ़ को जाने वाला है पहला टोल प्लाजा है, जहाँ पर कि महंगाई का सामना एक बार फिर जनता को करना पड़ेगा। आपने कर्मचारी ने हमको पूरी जानकारी दी, जो कि टोल प्लाजा के लोग एक बार फिर जो कि
दो कल की डेट है, कल जो इलेक्शन क्लियर हो जाने की किसके सिर पे था, लेकिन उससे पहले जो कि एक बार फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी आम जनता को। पटियाला से इंडिया वॉइस के लिए बलजीत शर्मा, पटियाला। लखनऊ में एटीएम गार्ड के साथ हुई मारपीट, क्यों हुई मारपीट बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद उमान। एरिया पे एक एटीएम के अंदर एक गार्ड और एक सिविल पर्सन यानी कि एक आम व्यक्ति के लड़ाई झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पे जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है ये वीडियो थाना ताल कटोरा के कोठारी बंधु SBI एटीएम का बताया जा रहा है, जहां पे वीडियो में साफ तौर से दिखाई दिया गार्ड्स और उस आम व्यक्ति की कहा सुनी होती है। कहा सुनी होने के बाद हाथ पैरों से लपझप होने लगती है, वहीं थोड़ी देर में वही लपझप मारपीट में बदलती नजर आती है। ये पूरा मामला एटीएम को लेके बताया जा रहा है, जहां पे बताया जा रहा है एक व्यक्ति पहले से एक दूसरा व्यक्ति जबरन एटीएम के अंदर आता है और जिसको साफ तौर से गार्ड रोकता है और मना करता भी अंदर मौजूद है तो दूसरा नहीं आ सकता है। जिस बात को लेके वहां पे कहा सुनी होती है और कहा सुनी के बाद आपको बता दें थाना तालकटोरा इंस्पेक्टर के संज्ञान में पूरा मामला है, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि इस मामले में किसी भी तरफ से कोई तहरीर नहीं पड़ी है। फिलहाल मैनपुरी के सतीश नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक महिला की मौत, कैसे हुई मौत बता रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। नशे की हालत में डॉक्टर ने किया ऑपरेशन, महिला की हुई मौत। जी हां, आपको बताते चले मैनपुरी का एक ऐसा ही वाकया सामने आया है। मैनपुरी के कचहरी रोड स्थित एक प्राइवेट सतीश नर्सिंग होम पर एक महिला की मौत हो गई है। पेट में पथरी होने की बात बताई गई थी। सुनीता देवी पत्नी वीरेंद्र कुमार निवासी जगतपुर विश्वा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने शाम को ही अपनी पत्नी को ऑपरेशन के लिए नर्सिंग होम पर भर्ती कराया था, जिसके बाद उनकी कैसे मौत हो गई इसकी जानकारी नहीं है, मगर परिजनों ने जो डॉक्टर पर आरोप लगाए हैं वो डॉक्टर पर इस तरीके का आरोप है कि नशे की हालत में ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद सुनीता देवी की मौत हो गई है और मौत होने के बाद उनके शव को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पर भिजवा दिया गया, जिससे परिजन नाराज हो गए। परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा काटा। हंगामा काटने के साथ ही साथ बताया कि इससे पहले भी इस अस्पताल में कई केस ऐसे मामले बिगड़ चुके हैं जिन पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन इस बार क्योंकि कैबिनेट मंत्री से भी इस मामले को संज्ञान में दिया गया है, ठाकुर जयवीर सिंह से पर पीड़ित परिवार ने मुलाकात भी कर ली है और कहा है कि जल्द से जल्द एक कठोर कार्रवाई इस अस्पताल पर की जाएगी, जिससे परिजनों ने आश्वासन पर पोस्टमार्टम भी सुनीता देवी का कराया जा रहा है और जिस तरीके की जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। दिल्ली के सरिता विहार के पास ताज एक्सप्रेस ट्रेन की 4 बोगियों में लगी आग, कैसे लगी आग बता रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में आज उस समय हड़कंप मच गया जब सरिता विहार इलाके के रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि तकरीबन 4:30 बजे दमकल विभाग को ताज एक्सप्रेस की बोगी में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की एक तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार ताज एक्सप्रेस की 4 बोगी में जो है आगजनी की घटना सामने आई, जिसके बाद समय रहते तुरंत जो उसमें यात्री थे उनको बाहर निकाला गया और दमकल विभाग ने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। तकरीबन आधे से पौने घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया और इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आग किन कारणों से लगी अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल दमकल विभाग की प्राथमिकता है कि अभी किसी भी तरीके से कूलिंग का काम करके आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाया जा सके। उसके बाद जब जांच एजेंसी इस मामले की पूरी जांच करेगी तभी साफ हो पाएगा कि आग किन कारणों से लगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया कि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। मेरठ के थाना जानी क्षेत्र में देर शाम गंग नहर कांवड़ पटरी सड़क पर कार में सवार 4 लोग जिंदा जल गए, कैसे जल गए जिंदा लोग बता रहे हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। के थाना जानी क्षेत्र में एक सैकड़ों कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में बैठे 4 लोग जलकर कंकाल बन चुके। ये हादसा इतना दर्दनाक था कि आसपास में कोहराम मचा हुआ था। आपको बता दें ये चारों लोग गाजियाबाद के रहने वाले हैं और जानी क्षेत्र से होते हुए ये लोग हरिद्वार गंगा स्नान करने जा रहे थे, जिसमें एक माँ बेटे और 2 पड़ोस की महिलाएं थी।
आपको बता दें चारों लोग इतनी बुरी तरीके से जल गए थे जिनके कंकाल बन गए और पहचानने में भी मुश्किल हो रही थी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको बता दें मौके पर पहुंचे एसपी देहात कमलेश बहादुर का कहना है कि हम जांच चल रही है जिसपे पता लगाया जाएगा कि आग किन्हीं कारण लगी है और इन चारों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। कोरबा लोकसभा सीट पर उतरे प्रत्याशियों की धड़कन अब तेज हो चुकी है। क्यों तेज हुई धड़कन, बता रहे हैं संवाददाता सुहेल किदवई। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भारत और भारत का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव महापर्व जिसको कहा जाता है, भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। 7 चरणों के चुनाव के बाद अब तैयारी शुरू हो गई है मतगणना के लिए। पूरे देश से ये खबरें सामने आ रही हैं कि पूरे देश भर में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो मतगणना के लिए कर्मचारी अधिकारी तैनात किए जाने थे वो तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस बल तैनात हो चुका है, सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। जी हाँ, और अब शुरू हो गई है उल्टी गिनती। आज की रात प्रत्याशियों के लिए कत्ल की रात मानी जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि आज की रात प्रत्याशी जो हैं वो करवट बदल कर गुजारेंगे कि आखिर कल सुबह क्या होगा। और फिर कल सुबह का दिन सुबह 8 बजते ही आपके पास रुझान आना शुरू हो जाएंगे। जहां तक मैं कोरबा जिले की बात करूं तो कोरबा जिले में भी मतगणना की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। किसके सर पर ताज, किसने अपने सर पे ताज पहना, किसके हिस्से में हार आई, किस पार्टी के खेमे में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, किस पार्टी में उदासी छाई है, ये सब आपको देखने को मिलेगा कल सुबह 8 बजे से ही इंडिया वॉइस न्यूज चैनल पर। और कल लगभग शाम होते ही सारे परिणामों और रुझान सामने आ जाएंगे और ये बात पता चलेगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं या फिर मामला कुछ और है। तो अब उल्टी गिनती शुरू हो जाइए, करिए इंतजार और इंडिया वॉइस चैनल पर बैठकर देखिए सारी खबरें। कोरबा से इंडिया वॉइस के लिए कैमरामैन सोनी के साथ मैं सुहेल किदवई। कोरबा जिले में निगम, पुलिस और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुहेल किदवई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अतिक्रमण हटाओ और सरकारी भूमि को मुक्त कराओ अभियान जारी है और इसी अभियान के तहत जिला प्रशासन, निगम और पुलिस विभाग तीनों मिलकर इस योजना को अंजाम दे रहे हैं और जहां जहां भी सरकारी जमीनों का अधिग्रहण किया गया है उनको हटाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया कोरबा जिले के रूमगढ़ा क्षेत्र में, जहां पर प्रशासन, पुलिस और निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए जब पहुंची तो वहां की महिलाओं ने बवाल काट दिया और बवाल करने लगी। यहां तक कि महिलाएं डोजर जेसीबी मशीन के ऊपर चढ़ गईं और अतिक्रमण हटाने का विरोध करने लगी। इन महिलाओं का क्या कहना था, आइए ये भी हम आपको बता देते हैं। इन महिलाओं का कहना था कि जो रसूखदार हैं, जो भूमाफिया हैं, जो बड़े बड़े और अमीर लोग हैं, उन लोगों ने जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है उनको नहीं हटाया जा रहा है, बल्कि गरीब की भूमि पर बने मकान को तोड़ा जा रहा है। उनका कहना था कि उन मकानों को भी तोड़ा जाए जिनको भूमाफियाओं और बड़े बड़े लोगों ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन प्रशासन, निगम और पुलिस की टीम ने हस्तक्षेप करते हुए उन बवाल कर रही महिलाओं को वहां से हटाया और उस गरीब महिला का मकान तोड़ दिया गया। रूमगढ़ा क्षेत्र में इस तरह से 4 कार्रवाइयां हुई और चारों मकानों को तोड़ दिया गया। इस बात को लेकर के ग्रामवासियों में, वहां के रूमगढ़ा के वासियों में, लगभग कहना चाहिए पूरे शहर में इस बात का कि चर्चा है कि आखिर भूमाफियों और जो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति लोगों ने सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ उनको क्यों नहीं तोड़ा गया है। क्या सरकारी
साठगांठ का ये नतीजा है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आज भी जारी है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन, निगम और पुलिस उन पर भी कार्रवाई करती है जो रसूखदार हैं, भू माफिया हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोरबा से कैमरामैन सोनी चौरसिया के साथ मैं सुहेल किटवई। जयपुर में लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता स्नेहा। राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे हैं उसमें महज एक रात बाकी है। 4 जून को जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा। ऐसे में जो वोटिंग है कल सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाएगी। राजस्थान की सभी 25 सीटों में अलग अलग जो है वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पे काफ़ी जो है सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो कॉमर्स कॉलेज में जो है जो काउंटिंग जो रखी गई है उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने काफ़ी सख्ती रखी हुई है। वहीं मीडिया प्रभारी और भी कई लोगों के लिए जो है गर्मी को देखते हुए कई व्यवस्थाएं की गई है। राजस्थान में जो है जो वोटिंग की जो गिनती है वो पूरे दिन होना शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो है वो कोटा जिले से प्रारंभ होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन मनीष के साथ मैं स्नेहा, इंडिया वॉइस राजस्थान। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। चुनाव के नतीजों से पहले चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। आयोग ने मतगणना से पहले बुलाई एक बैठक जिसमें कल दोनों दल चुनाव आयोग गए थे अपने अपनी शिकायत को लेकर के, लेकिन आज 12:30 बजे चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जिस तरह से कल मतगणना होनी है, यानी कि गिनती होनी है, कल सुबह 8 बजे से चुनाव जो वोटिंग है उनकी गिनती होनी है। देखने होगा कि आखिरकार चुनाव आयोग ने ये मीटिंग क्यों बुलाई थी, क्योंकि सवाल खड़ा होता है कि पहली बार हो रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद और मतगणना होने से पहले एक दिन पहले चुनाव आयोग ने मीटिंग बुलाई है। बताते कि लगातार पार्टियां गिनती को लेकर सतर्क थी और कई आरोप भी लगाए थे, लेकिन चुनाव आयोग इसको लेकर सतर्क है और पूरी तरह से है। जिस तरह से कल मतगणना होनी है उसको लेकर। चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी ने जेपी नड्डा के आवास पर की बड़ी बैठक में क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। 7 चरणों में लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 4 जून को होने वाली मतगणना पर आकर टिकी हुई है। वहीं उससे पहले 1 जून को 7वें चरण के मतदान संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल में जिस तरीके से एक बार फिर से सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार दोहराती हुई नजर आ रही है, यानी कि तीसरी बार एक बार फिर से भाजपा अपनी बहुमत जो है वो बनाती हुई एग्जिट पोल में दिख रही है। उसके बाद से ही भाजपा में जोश और उत्साह का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और वहीं दिल्ली की सियासी हलचल भी अब तेज हो गई है। शायद इसी का परिणाम देखने को मिला जब आज कल के चुनाव परिणाम आने से पहले आज गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और भाजपा के तमाम कई नेता भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में जहां एक और कल के होने वाले मतगणना के बाद किस तरीके से जश्न की तैयारी करनी है इस पर चर्चा की गई, तो वहीं जिस तरीके से रुझानों में जिन प्रदेशों में कहीं ना कहीं सीटों में कमी देखने को मिल रही उस पर किस तरीके से काम करना है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कल के मतगणना का परिणाम जो भी हो, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से एग्जिट पोल में रुझान बीजेपी को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, उससे न केवल दिल्ली की सियासी हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ गई है। खैर, अब देखना यह होगा कि कल यानी मंगलवार को मतगणना के बाद किस तरह की तस्वीर सामने आती है और क्या वास्तव में अगर एग्जिट पोल सही होते हैं तो हैट्रिक जो है भाजपा की केंद्र में बनती है। इसके बाद साफ तौर पर तस्वीर जो है कल साफ हो जाएगी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद ओमान। चुनाव को लेकर 7 चरण पूरे हो चुके हैं और अब 4 जून यानी कि कल मतगणना होना है। मतगणना को लेके जो सुरक्षा व्यवस्था है और कानून व्यवस्था, जिसको लेके लखनऊ के जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल जिन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और बताया है कि 3 जोन में सुरक्षा कर्मी खड़े होंगे। जो पहला होगा सिविल पुलिस कही जाए और पहला मिलिट्री खड़ी होगी, वहीं पे स्कैनिंग वगैरह की जाती है, चेकिंग की जाती है, वहाँ पे भी पीएससी और पहला मिलिट्री लगाई जाएगी। और वहीं जो तीसरे जोन है, तीसरे जोन में जो से लोग इंटर होते हैं और उनकी भी वहाँ पे चेकिंग की जाएगी। चेकिंग करने के बाद वो जो मतगणना स्थल है जहाँ पे मतगणना होंगे, वोटों की गिनती, सिविल फोर्सेस वहाँ पे मौजूद रहेंगी। आपको बता दें जिस तरह से जो सुरक्षा, उसमें जो मतगणना के लिए लोग आएंगे या वहाँ पे कहा जाए कि जो भी अंदर जाएगा पार्किंग की व्यवस्था की गई। बलिया में वोटों की गिनती को लेकर प्रशासन मुस्तैद, क्या कुछ की तैयारी, बता रहे हैं संवाददाता करुणेश पांडे। बलिया के नवीन मंडी स्थल पर जहां पे कल मतगणना शुरू होगी, जहां 4 जून को मतगणना शुरू होगी और यहां पे 3 लोकसभा क्षेत्र का मतगणना होगा। मैं आपको बता दूं कि बलिया लोकसभा और सलेमपुर और घोसी तीनों लोकसभा का यहां पर मतगणना शुरू होगा। यहां पे मतगणना को लेकर के बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के काफी पुलिस बल भी लगाई गई है। और वहीं पे यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो पार्टियां है, वो पार्टियां के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हैं कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। मैं आपको बता दूं कि इस मंडी स्थल पर जो है 3 लोकसभा क्षेत्र का यहाँ पे मतगणना शुरू होगी। कल सुबह से मतगणना शुरू होगी, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। मंगलवार को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती चालू हो जाएगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए, बता रहे हैं संवाददाता तुषार गुप्ता। 7 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करूं तो पहले चरण में ही यहां पर मतदान पूरा हो चुका है। उसके बाद प्रत्याशी ये आशा लगाते हैं कि कब उनका जो रिजल्ट है वो सामने आएगा और 4 जून की इसकी डेट जो फाइनलाइज की गई थी वो कल होने जा रही है। अभी हम मौजूद है टिहरी लोकसभा सीट की जहाँ काउंटिंग होनी है और यहीं पर अगर मैं बात करूँ तो करीब सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, जिसके तहत जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से तैनात किया गया है, क्योंकि स्ट्रांग रूम को करीब 1 महीने से पूरी तरह से प्रोटेक्शन किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति आकर जो चुनाव का माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। वहीं अगर मैं बात करूं तो पूरे प्रदेश भर में 884 जो EVM टेबल्स हैं लगाई जाएगी। इसके साथ साथ 334 जो पोस्टल बैलेट टेबल्स हैं वो लगाई जाएगी और करीब एक टेबल में 3 से 4 जो कर्मचारी है वो वहाँ पर तैनात किया जाएगा। और इसके तहत करीब पूरे प्रदेश भर में 3000 जो कर्मचारी हैं वो जो पूरी काउंटिंग है उसको अंजाम देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कोशिश ये की जाएगी कि पूरा चुनाव हो पारदर्शी तरीके से हो और प्रत्याशी भी इंतज़ार कर रहे हैं कल का, यानी कि 4 जून का, कि कब उनकी जो EVM की जो पेटियां हैं वो खुलेगी और जो जीत और हार का फैसला है वो साफ तौर पर सबके सामने होगा। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आपातकालीन बैठक करने के निर्देश दिए, क्योंकि आपातकालीन बैठक करने के निर्देश में क्या कुछ कहा गया, बता रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार। बढ़ते तापमान के बीच गर्मी की मार झेल रहे दिल्लीवासियों को पानी के संकट का दोहरा मार झेलना पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के स्पेशल निर्देश जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को आपातकालीन बैठक करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने आगामी 5 जून को आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार शामिल होगी। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तौर पर कहा है कि जो पानी की समस्या है इसका समाधान किसी भी तरीके से निकालना होगा, ताकि लोगों को जो पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है उसका लोगों को झेलना ना पड़े। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिल्ली को पानी देने का बात कही है कि वो पानी देने को तैयार है। खैर, अब देखना यह होगा कि जब 5 जून को इस मुद्दे पर आपातकालीन बैठक होती है तो बैठक के बाद क्या निर्णय सामने आता है और किस तरीके से दिल्ली वालों को पानी मिल पाता है, क्योंकि जैसे जैसे आने वाले समय में तापमान में और इजाफा होगा तो पानी की किल्लत का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ सकता है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर बड़ा फैसला किया और अब पूरी की पूरी जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है कि किस तरीके से केंद्र सरकार इस समस्या का समाधान निकाल करके दिल्ली वासियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।